चलो अब यहाँ पर देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ध्यान से देखिएगा, वैसे पहले मैं बता चुका हूँ, बहुत इजी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक चीज और याद रखना, कभी कभी इसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी इसको बोल देते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो पहचान होती है, एक चीज याद रखो, मैंने बताया था कहीं भी कॉन्टिन्यूअस रहे, है ना, तो कॉन्टिन्यूअस के केस में पहचान रहा, रही, रहे बताना, है ना। अगर प्रेजेंट के साथ बोले तब है हूँ लगाना, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट के साथ बोले तब था, थी, थे के साथ चलना, रहा था, रही थे, रहे थे। अगर ये फ्यूचर के साथ बोले तो क्या लिखना? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान में आप किनको होल्ड करो? कॉन्टिन्यूअस को। कहीं भी कॉन्टिन्यूअस हो, है ना, तो क्या करना? रहा, रही, रहे के साथ चलना। पास्ट की बात हो तब क्या लगाना? था, थी, थे लगाना। प्रेजेंट की बात हो तब है, हैं, हो, हूँ लगाना। पास्ट की फ्यूचर की बात हो तब होगा, होगी, होगे लगाना। तीन पहचान क्लियर? देखो एक के साथ तीन, बाई वन गेट टू फ्री ऑफर है। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। सबको क्लियर हो रहा है ना? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगी, रहूंगा, इस तरह से रहेगा। आपका समझ में आया? इतना क्लियर है? चलो तीनों टेंस आपने देख लिया। अब इसके साथ में देखो, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी तो इजेमार रहता है, ऐसे समझो। प्रेजेंट में क्या रहता है? इजेमार। लेकिन जब ये पास्ट में पहुंचता है तो क्या हो जाता है? वाज या वर, है ना। जब फ्यूचर में जाता है तो विल बी या तो शैल बी, बस हर। अब इन तीनों कॉन्टिन्यूअस में, तीनों कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझ रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं पूछ लूं तीनों में अंतर क्या है, तो अंतर कुछ नहीं, केवल एक तो हिंदी में बात करें तो पहचान में, है ना। यहाँ पर जो पहचान होगी वो रहा है, रही है, रहे है, रहेगा। यहाँ पर जो पहचान होगी, क्योंकि पास्ट है तो रहा था, रही थी, रहे थे की बात होगी। यहाँ पर पहचान की बात करें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी होगा। शैल भी लगता है आई और बी के साथ, बाकी सबके साथ विल बी। वाज किसके साथ लगता है? आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना। वाज किसके साथ लगता है? आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और बाकी सबके साथ वर लगता है। और इज किसके साथ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई के साथ एम लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर लगता है। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लेकिन आई को छोड़कर क्या लगता है? वर लगता है। बस यही अंतर है ना। चाहो तो एक ही बार में तीनों टेंस को पढ़ लो, चाहो तो भाई रूल तो है ना, जिंदगी भर याद करो रूल, और लास्ट में एग्जाम में जाओ भूल, वही होता ही है ना। तो भूलना नहीं है। अभी समझ में इतना इतना क्लियर हुआ। अब जैसे मैं बात करूं, देखिए एक चीज और समझो, अब आपको देश भर का नौटंकी भी नहीं करना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस वर्ब, अबे हटाओ। सीधा याद रखो, कोई भी सेंटेंस होगा, है ना, कोई भी सेंटेंस होगा, अगर वो अफर्मेटिव है, अगर वो अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, है ना। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब फिक्स है, केवल दो टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, सबको पता है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, और कल बताया गया था पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, और इसके बाद क्या लगता है? मेन वर्ब, और क्या? अदर ऑब्जेक्ट। सब में होगा। नेगेटिव फ्री में, नेगेटिव अपने आप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लग जाता है। मतलब अफर्मेटिव समझोगे, नेगेटिव में दिमाग ये लगाओगे, कोई भी नहीं वाला आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव का दो केस होगा, याद रखना। इंटेरोगेटिव का क्या होगा? दो केस होगा। अगर वो क्या से शुरू है, एक तो क्या से स्टार्ट हो, और दूसरा जो है कब, क्यों, कहां, कैसे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, सेंटेंस के बीच में हो, दो ही कंडीशन होगी, है ना।
अगर क्या से शुरू हो, एक नहीं, हर टेंस में, हर सेंटेंस में, हर कॉन्सेप्ट में, हम ही नहीं, दुनिया का कोई भी टीचर यही सिखाएगा, क्योंकि कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाता हो रूल नहीं बदल देगा। हाँ, रूल को आसान करके अपने लैंग्वेज में, लेकिन रूल तो वही रहेगा ना। तो अब भाई सेट कर लो, कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, क्या करना है, क्या की जगह है हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना, चूंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आता है। इसके बाद मेन वर्ब लिखना है, फिर अदर ऑब्जेक्ट, कंप्लीट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो सबसे पहले क्या करना है, उसकी इंग्लिश लिख देनी है ना। क्वेश्चन वर्ड के साथ फिक्स है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो लगेगा तो लगेगा, है ना, ये फिक्स कर लो एकदम से। हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, है ना। इसके बाद मेन वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, फिर यहाँ पर क्या करना, अदर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसको चाहो तो रट्टा मारो, चाहो तो कॉन्सेप्ट से समझ लो, है ना। भाई सबको क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज। जैसे मैं कहूँ आपको दिमाग लगाना, देखो यार ऐसे समझो, एग्जाम आपको देना है या बोलना है कहीं भी, ये बताओ कहीं कोई पूछेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या है, स्ट्रक्चर बताओ, तो क्यों हम रूल में फंसे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आए तो रूल तो खुद भी बनाया जा सकता है, रूल कहीं अलग से थोड़ी आता है। रूल का मतलब क्या भाई, सिंपल, इसी को रूल का मतलब, रूल इसलिए बनाया जाता है ताकि इजी हो जाए। अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज समझ ले रहे हैं तो रूल की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे समझो, ऐसे मैं कहूँ राजू खाना खा रहा था, तो आप दिमाग लगाओ, राजू खाना खा रहा था, सबसे पहले देख लो, अरे यार ऐसे समझो, एक इंसान है यहाँ पर, ठीक, मान लो इनसे थोड़ा सा पंगा हो गया आपका, क्लियर है, इनको आप मारने निकले हो, चाकू वाकू रखकर, जो है 10 रुपए वाला चाकू रखकर मारने के लिए निकले हो, अरे मतलब वो धार वार रखवा कर निकले हो, ठीक है। आप ये बताओ बिना पहचाने मार दोगे। तो एक तरह से जैसे मैंने कहा कि राजू खाना खा रहा था, इनको भी तो एक तरह से मारना है, मतलब हिंदी से इंग्लिश में पूरा हुलिया ही चेंज कर देना, यही तो करना भाई, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बदल देना, पहले पहचान तो लो, ये दूसरे इंसान को मार दो, पता चले जेल में तुम बन दो। समझे। तो राजू खाना खा रहा था से क्या पता चला, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और एक चीज जरूर आना चाहिए, जैसे देखो ऐसे समझो, कुछ देर मान लो, जैसे आपको मुझे पहचानना है, जैसे मैं मान लो 10-20 दिन के लिए कहीं चला गया, एकदम बाबा बाबा बन गया, दाढ़ी रखा वखा लिया एकदम से, अपनी जो है आप करो भाई इंग्लिश पढ़ना है, इसी बंदे से पढ़ना है, चलो पहचानते हैं। आप आओगे, पहले मुझे पहचानोगे, पहचान के साथ कुछ तो बताओगे, अरे यही है रवि सर, पक्का यही है ना, इनके माथे पर ये निशान था। तो जैसे आपने यहाँ पहचाना कि राजू खाना खा रहा था, आपने क्या पहचाना कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अच्छा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यही है, अच्छा है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या वर। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या वर होता है। इतना तुम्हें दिमाग लगाना है, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, अगर जहां इतना लगा दिए रूल की आवश्यकता नहीं लगी, फिर खत्म हुआ रूल। जैसे आपने क्या देखा, चलो अभी मैं लिख कर बता रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। अब देखो मैं खाना खा रहा था से क्या पता चला, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्लियर है, अफर्मेटिव है ना, सिंपल है, इतना तो पहचान ही सकते हो, सिंपल है, सिंपल है तो सब्जेक्ट लिखो, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। अब रहा था से पता चला पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो और एक चीज है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, ये तो फिक्स है, एक टेंस में नहीं, हर जगह फिक्स है। अब यहाँ पर जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तुरंत आपके दिमाग में ये चीज क्लिक करनी चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज या वर, ये चीज क्लिक करनी चाहिए, जहां क्लिक कर गई ये सब की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। वाज या वर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अच्छा आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज, खाना की इंग्लिश ईट, ईट में लगा दो आईएनजी, आई वाज ईटिंग द फूड, इसी को नहीं में कर दो, मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वाज नॉट ईटिंग द फूड, भाई हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बोला, नहीं वाला हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लग जाएगा ना, नहीं में यही तो करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लग जाएगा, मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वाज नॉट ईटिंग द फूड, मैं कह दूं अरे बच्चा यहाँ लिख लो, कॉपी में तो कभी भी लिख सकती हो,
क्या मैं खाना खा रहा था, अब तुरंत आपके दिमाग में सेट होगा भाई क्या मैं खाना खा रहा था। दुनिया का कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू हो या क्या से एंड हो, है ना, तो वहां पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है। अच्छा, दो तरीका होता है कहने का, एक तो फॉर्मल तरीका है कि क्या मैं खाना खा रहा था, इनफॉर्मल तरीका है मैं खाना खा रहा था क्या। इनफॉर्मल आप कौन सा तरीका यूज करते हो, इनफॉर्मल, मैं खाना खा रहे थे क्या, तुम देखे थे क्या, ये कर रहे थे क्या, इस तरह से रहता है ना। तो क्या मैं खाना खा रहा था या मैं खाना खा रहा था क्या, तो क्या से शुरू है ना, क्या की इंग्लिश तो लिखनी नहीं है, तो क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी कि आई के साथ क्या लगेगा, वाज आई ईटिंग द फूड, आई वाज ईटिंग द फूड ना करो, क्या कर दो, वाज आई ईटिंग द फूड। क्या मैं खाना नहीं खा रहा था, वाज आई नॉट ईटिंग द फूड। अब कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, मैं खाना किसके साथ खा रहा था, मैं खाना किसके साथ खा रहा था, कब खा रहा था। हाँ, अब यहाँ पर दिमाग ये लगाओ, मैं खाना कब खा रहा था, अभी अफर्मेटिव नहीं है, नहीं वाला भी नहीं, क्वेश्चन वर्ड है ना, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बीच वाला, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले लिखो, व्हेन, इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद ठीक से क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो व्हेन वाज आई ईटिंग द फूड, मैं खाना किसके साथ नहीं खा रहा था, तो किसके साथ की इंग्लिश, विद हूम, विद हुम वाज आई नॉट ईटिंग द फूड। कौन खाना खा रहा था, हु के साथ फिक्स है, वाज लगेगा, हु के साथ सिंगुलर ही केस आता है ना, हु वाज ईटिंग द फूड। कौन खाना नहीं खा रहा था, हु वाज नॉट ईटिंग द फूड, कौन कौन खाना खा रहा था, हु ऑल वाज ईटिंग द फूड, कौन कौन खाना नहीं खा रहा था, हु ऑल वाज नॉट ईटिंग द फूड। अब ध्यान से सुनो, अब करो प्रैक्टिस, पहले ध्यान से सुनो आप, है ना, जैसे 1 पर 10 पहले बनाओ, इससे क्या होगा, आपको अपनी कैपेसिटी पता चलेगी। मैं कह रहा हूँ अभी बिल्कुल इजी, इस बार मैं देखूंगा इसके बाद कौन बोल पाएगा 10। ध्यान से इसलिए सुनना, मैं खाना खा रहा था, आई वाज ईटिंग द फूड, मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वाज नॉट ईटिंग द फूड। क्या मैं खाना खा रहा था, वाज आई ईटिंग द फूड। क्या मैं खाना नहीं खा रहा था, वाज आई नॉट ईटिंग द फूड। मैं खाना क्यों खा रहा था, वाई, वाई वाज आई ईटिंग द फूड। मैं खाना क्यों नहीं खा रहा था, वाई वाज आई नॉट ईटिंग द फूड। कौन खाना खा रहा था, हु वाज ईटिंग द फूड। कौन खाना नहीं खा रहा था, हु वाज नॉट ईटिंग द फूड। कौन कौन खाना खा रहा था, हु ऑल वाज ईटिंग द फूड। कौन कौन खाना नहीं खा रहा था, हु ऑल वाज नॉट ईटिंग द फूड। समझ में आया। अब इनको इंग्लिश में डायरेक्ट, आई वाज ईटिंग द फूड, आई वाज नॉट ईटिंग द फूड, वाज आई ईटिंग द फूड, वाज आई नॉट ईटिंग द फूड, व्हेन वाज आई ईटिंग द फूड, when was I not eating the food, was eating the food, was not eating the food, who all was eating the food, who all was not eating the food। समझ में आया। अब 10 अलग अलग लो, अभी मैंने क्या किया 1 पर 10, अब 10 अलग अलग लो। अब दिमाग की असली कैपेसिटी यहाँ चेक होगी, है ना। 10 सेंटेंस अलग अलग लो। जैसे मैं उससे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हिम। तुम गाना नहीं गा रही थी, यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मेरे पापा बाजार जा रहे थे, वाज माई फादर गोइंग टू मार्केट। क्या तुम गाना गा रही थी, वर वर यू। क्या तुम गाना गा रही थी, वर यू। क्या तुम गाना नहीं गा रही थी, वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। नहीं, सिंगिंग आईएनजी लगेगा ना, आईएनजी लगेगा। अब फिर ऐसे, मैं क्यों स्कूल जा रहा था, वाई वाज आई गोइंग टू स्कूल। वह क्यों नहीं सो रही थी, वो क्यों नहीं सो रही थी, वाई वाज सी नॉट स्लीपिंग। कौन कौन हंस रहा था, हु वाज लाफिंग। कौन नहीं पढ़ रहा था, हु वाज नॉट स्टडिंग और रीडिंग। कौन कौन मेरा मजाक बना रहा था,
Who all was making fun of me? कौन कौन मेरे घर आने की तैयारी बना रहा था? Who all was preparing for coming to my house? समझ में आया? इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, आराम से बन जाएगा। अब इसको इंग्लिश में डायरेक्ट 10 का 10 अलग अलग इंग्लिश में ऐसा बोलने के लिए ना, ऐसा आप तब बोल पाओगे अगर आपके दिमाग में सेट हो गया भाई मुझे भी ऐसा बोलना है, इससे भी अच्छा बोलना है। तो इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। मेहनत तो एक दिन में मुझे भी नहीं आया। अभी देखो बोलते समय सोचना पड़ता है, इसमें तुरंत सोचो, तुरंत बनाओ, फिर तुरंत बोलो। देखो कितना एफर्ट का है। तुरंत हिंदी में सोचो, फिर उसका इंग्लिश बनाओ, फिर वहां देश भर का नोटिंग देखो अभी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव कौन सा क्या है ना। फिर उसको तुरंत बोलो। और अगला जो पब्लिक इंतजार करती है, अभी जहां तुम रुके तहां पब्लिक क्या करती है, मजाक बनाना शुरू करती है कि नहीं। आप इंग्लिश में स्पीच देने गए हो, इंग्लिश में स्पीच देने गए हो, आप शुरू किए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, एज यू नो टुडे इज व्हाट, टुडे इज 26 जनवरी, एज इन आवर कंट्री 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, या व्हाट एवर। क्लियर, जो भी आपको बोलना है ऐसे आप बोल रहे हो। जहां पर रुक गए तहां पर क्या होगा, लोग ये नहीं देखेंगे आपके क्या हालत है, कहीं ना कहीं मजाक बन जाएगा ना। एक बार मजाक बना, 2 बार बना, 3 बार बना, 4 बार बना, 5वीं बार अंदर से आवाज आएगी, अबे अब नहीं बर्दाश्त होता, अब तो फोड़ेंगे, है ना। जब झटका लगेगा तभी कुछ तो होगा, बिना झटके के कुछ होता नहीं, समझिए। चलो अब ऐसे अलग अलग बनाओ। जैसे मैं कहूँ सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, यू वर नॉट गोइंग टू योर होम, वाज I speaking the English, was my mother not helping in my difficulties, when were you coming to my home, when why was she talking to me। कुछ भी रैंडमली आपको सोचना है, यहाँ पर ये नहीं आपको दिमाग लगाना क्या, बस बोलो करेक्ट फॉर्मेट में, ट्राई करो। Who was helping me, who was not going with me in the temple or anything, who all was staring me, who all was not going to market। इस तरह से कुछ भी बनाना है, समझ में आया। तो ऐसे ट्राई करना है। अभी के लिए पहले इसे रिवीजन करते हैं। इतना समझ में आया। एक बार मैं पूछ रहा हूँ ध्यान से, एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, सब लोग को दिमाग से बनाना है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबका सही होना चाहिए। इसके पहले आप लोग इसे लिख लो, है ना, इसे लिख लो ऐसे।